हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीईटी की इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज का हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 17। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होल लैंग्वेज अप्रोच प्राइमरीली एम्फेसाइजेस। होल लैंग्वेज अप्रोच जो है वो प्राइमरीली किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, ध्यान देता है। ऑप्शंस है, रोट मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स। रोट मतलब होता है रटना, तो आपको क्या करना है, रट कर याद करनी है ग्रामर रूल्स को। ऑप्शन नंबर बी है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। लैंग्वेज को आपको समझना है कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग में। इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन ओनली, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इम्प्रूव करना है या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। तो होल लैंग्वेज अप्रोच जो है वो प्राइमरली किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। मीनिंग में आपको कॉन्टेक्स्ट में, मीनिंग में आपको लैंग्वेज को समझना है, वही है आपका होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच क्या करता है, अलग अलग टुकड़े में भाषा को सिखाने की बजाय पूरा कॉन्टेक्स्ट लेता है और फिर उसकी मीनिंग के साथ स्वाभाविक रूप से सीखने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट टचेस बॉडी पार्ट्स व्हाइल सिंगिंग व्हिच मेथड इज द टीचर यूजिंग। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, सिंगिंग के साथ साथ अपने बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है, जैसे कि दीज आर माई आईज, दीज आर माई नोज, ऐसा बोल के वो बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे हैं। तो टीचर यहाँ पर सिखाने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, तो ग्रामर ट्रांसलेशन का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपीआर इसको बोला जाता है, कई बार हमको इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इस विधि में बच्चे शिक्षक के मौखिक निर्देश को अपनी शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कविता गाते समय शरीर के अंगों को छूते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की एक आपके मनोवैज्ञानिक है, व्हाट इज द इनेट एबिलिटी इन चिल्ड्रन टू लर्न लैंग्वेज कॉल्ड। बच्चे के अंदर जो है अंतः योग्यता होती है, चिल्ड्रन बच्चों के अंदर क्या करने की, लैंग्वेज सीखने की, उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रामर बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी या बिहेवियरिज्म। तो जो बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है वो कहलाती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जो मस्तिष्क में स्थित काल्पनिक तंत्र के कारण होती है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेज। टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो किस स्टेज से एसोसिएटेड है, उससे उसका संबंध है। ऑप्शंस है, वन वर्ड स्टेज, टू वर्ड मीनिंगफुल सेंटेंस स्टेज, कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल सेंटेंस स्टेज या क्राइंग स्टेज। तो टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो किससे कनेक्टेड हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, टू वर्ड मीनिंगफुल सेंटेंस स्टेज। इसके बारे में देखते हैं कि 18 से 24 महीने की उम्र में जो बच्चे रहते हैं, दो शब्द वाले संक्षिप्त और अर्थपूर्ण वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच, क्योंकि इसमें केवल मुख्य मुख्य शब्द होते हैं टेलीग्राम की तरह, इसीलिए इसको बोला जाता है टेलीग्राफिक स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉनिटर हाइपोथेसिस, हाउ डू लर्नर्स इंप्रूव एक्यूरेसी। मॉनिटर हाइपोथेसिस के अनुसार लर्नर्स की एक्यूरेसी, शुद्धता कैसे इंप्रूव होती है, बढ़ती है। ऑप्शन है, थ्रू नेचुरल ऑर्डर, थ्रू अफेक्टिव फिल्टर, बाय यूजिंग द मॉनिटर या थ्रू इनटू इनपुट हाइपोथेसिस। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टीफन क्रैशन बोलते हैं कि हमारा सचेत रूप से सीखा हुआ व्याकरण एक मॉनिटर या संपादक की तरह काम करता है, जो ये बोलते या सीखते समय हमारी भाषा की शुद्धता की जांच करता है। तो मॉनिटर हाइपोथेसिस में लर्नर्स इंप्रूव करते हैं मॉनिटर का यूज करके। मॉनिटर मतलब कोई उनको देखने वाला है, जो उनकी गलतियों को उनको बताता है, जिससे बच्चा क्या करता है,
उस चीज़ों को समझता है और अपनी भाषा की शुद्धता की जांच करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा को ग्रहण करना, ठीक है। एक होता है लैंग्वेज लर्निंग जिसमें आप अलग-अलग चीज़ें पढ़कर भाषा सीखते हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जिसमें आप क्या करते हैं, उस परिवेश में रहते हैं, आस-पास के लोग उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो आप भी उस लैंग्वेज को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस या नेचुरल है, डेलिब्रेट है या फॉर्मल है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है आप अचानक से वो सामने वाला जब बार-बार एक ही चीज़ को बोल रहा है तो आप भी उस चीज़ को सीख जाते हो। तो ये एक नेचुरल या सबकॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या करता है, बिना किसी औपचारिक नियम के अपने पर्यावरण की भाषा को सीख लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ होमोनिम। होमोनिम क्या होता है? डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड, सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स या सिनोनिम्स। तो होमोनिम में होमोनिम और होमोफोन्स में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। होमोफोन्स जो रहता है जिसमें आपका साउंड जो रहता है सेम निकलता है पर स्पेलिंग अलग हो सकता है, ठीक है, और मीनिंग अलग होता है। और होमोनिम जो रहता है जिसमें स्पेलिंग भी सेम रहता है, साउंड भी सेम रहता है पर डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि वॉच, WATCH वॉच, तो WATCH वॉच मतलब आप जब किसी मूविंग चीज को देखते हो तो भी वॉच बोलते हो, और घड़ी का मतलब भी वॉच होता है। बैट, BAT बैट, तो बैट किसको बोला जाता है? एक तो बैट माने बल्ला भी होता है, एक बैट यानी चमगादड़ भी होता है। तो ये कहलाता है होमोनिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। तो होमोनिम होता है, एक होमोफोन्स होता है, ठीक है। जब हम लोग होमोफोन्स देखेंगे ना तो उसमें साउंड सेम रहता है, मीनिंग अलग रहता है, पर स्पेलिंग भी अलग रहता है। जैसे टू और टू, टी और टू होता है, TW और टू होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो वो क्या है? होमोफोन्स है, ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण दोनों सेम होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एट विच स्टेज ऑफ राइटिंग इज प्रूफ रीडिंग डन। प्रूफ रीडिंग कौन सी स्टेज ऑफ राइटिंग में करते हैं? प्रूफ रीडिंग मतलब क्या होता है कि जब कोई टेक्स्ट आपने पूरा लिख लिया तो आप उसको दोबारा से पढ़ते हैं कि कहीं पर कोई गलती है या नहीं है। खुद से भी कर सकते हो या किसी दूसरे से भी करवा सकते हो। तो ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिफोर फाइनल सबमिशन फॉर करेक्शन या प्री राइटिंग। तो जो प्रूफ रीडिंग होती है वो कब होती है? फाइनल सबमिशन के पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन। पोएट्री रिसाइटेशन मतलब कविता पढ़ना। कविता पढ़ने का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर, enjoying it appreciate, enjoying and appreciate, memorizing vocabulary या writing practice। तो पोइट्री रिसाइट जब करते हैं ना तो उसका मेन पर्पस होता है enjoyment and appreciate। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप प्राइमरी या मीडियम मिडिल लेवल पर कविता पाठ पढ़ते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भाषा के सौंदर्य को महसूस करना, आनंद लेना और उसकी सराहना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच का मेन फीचर क्या है? मूविंग फ्रॉम लार्ज सेंटेंस टू वर्ड्स, मूविंग फ्रॉम साउंड या वर्ड टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ओनली द जिस्ट या लर्निंग लैंग्वेज विदाउट रूल्स। तो बॉटम अप जो अप्रोच है इसमें क्या होता है? शिक्षण की शुरुआत में सबसे छोटी इकाई सिखाते हैं। जैसे छात्र को पहले हम क्या सिखाते हैं? अक्षर सिखाते हैं, फिर अक्षर सिखाने के बाद हम वर्ड्स में जाते हैं, फिर अंत में वाक्य बनाते हैं। तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूविंग फ्रॉम साउंड्स वर्ड्स टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। और टॉप डाउन होता है। टॉप डाउन में क्या हो जाता है आपका? मूविंग फ्रॉम लार्ज सेंटेंस टू वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फोनोलॉजी इज प्राइमरीली रिलेटेड टू। फोनोलॉजी प्राइमरीली किससे रिलेटेड है? सेंटेंस स्ट्रक्चर से, स्पीच साउंड से, मीनिंग ऑफ वर्ड्स से या लोकल डायलेक्ट से। तो फोनोलॉजी जो है वो प्राइमरी रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। फोनोलॉजी रिलेटेड है आपकी स्पीच साउंड से, ठीक है। फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, किसी विशिष्ट भाषा में ध्वनियों के पैटर्न, उनके संगठन और उच्चारण के व्यवस्थित अध्ययन को कहा जाता है फोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सीमेंटिक्स मीन। सीमेंटिक्स का मतलब क्या है? ग्रामेटिकल करेक्टनेस, लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज,
प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड या ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। तो सीमेंटिक्स जो है उसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी सीमेंटिक्स अर्थ विज्ञान, भाषा विज्ञान की वो शाखा जो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के वास्तविक अर्थ और उनकी व्याख्या से संबंधित है। तो लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज को कहा जाता है सीमेंटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग? रेमेडियल टीचिंग का प्राइमरी मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? गिविंग मोर होमवर्क, ज़्यादा होमवर्क देना, आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग लर्निंग गैप्स। आपको लर्निंग गैप्स मतलब सीखने में जो कुछ छूट गया है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, फिर करेक्ट करना, सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट को टीच करना या इंक्रीजिंग एग्जाम स्कोर। तो रेमेडियल टीचिंग का जो मेन उद्देश्य है वो है कि आप गलतियां जो है उसको देखो और उसके बाद करेक्ट करो। ठीक है, जो लर्निंग गैप्स आ रही है उनको देखो और फिर उसको करेक्ट करो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग छात्र की सहायता करनी है जो पीछे छूट गए हैं। और इस रेमेडियल टीचिंग के पहले किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों करते हैं? उसमें हम चेक करते हैं कि बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं वो पूरा का पूरा सीख रहा है या कुछ पॉइंट्स उसके सीखने में रह गए हैं, फिर जो सीखने में रह गए उसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं और बच्चे की जो लर्निंग गैप्स है उनको दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो अभी हमने प्राइमरी पर्पस देखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, तो आई होप ये आंसर आप दे देंगे। ऑप्शन है ग्रेडिंग द स्टूडेंट, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, कंप्लीटिंग द सिलेबस या इम्प्रूविंग डिसिप्लिन। तो प्राइमरी पर्पस क्या हो जाएगा आपका? आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। ऑप्शन नंबर बी ये अंकों के लिए नहीं होता बल्कि छात्रों को पढ़ाई में आ रही विशिष्ट कठिनाई का कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टॉप डाउन अप्रोच बिगिन? टॉप डाउन अप्रोच जो रहता है वो कैसे होता है? अभी हमने देखा था कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि छोटे छोटे वर्ड्स पहले लेटर्स सिखाते हैं, फिर वर्ड्स सिखाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाते हैं। और टॉप डाउन अप्रोच में क्या रहता है, पहले आप पूरी स्टोरी देखते हो, फिर उस स्टोरी में से सेंटेंस लेते हो, फिर सेंटेंस में से वर्ड्स, फिर वर्ड्स में से आप क्या लोगे, उससे लेटर्स लोगे। तो ऊपर से नीचे जाते हैं। तो विथ लेटर्स तो नहीं होता है, विथ वर्ड्स भी नहीं रहता, विद द होल कॉन्टेक्स्ट और बिग आइडिया या विथ ग्रामर रूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच में पाठक सीधे मुख्य विचार या पूरे रेफरेंस से शुरू करता है, फिर छोटे छोटे एलिमेंट्स को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? ऑल्दो, बिकॉज, फैन बॉयज जो है ये बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। एफ फॉर, ए इज फॉर एंड, एन इज फॉर नॉर, बी इज फॉर बट, ओ इज फॉर और, वाई इज फॉर येट एंड एस इज फॉर सो, और लास्ट है डी सिंस। तो इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? तो कोऑर्डिनेटिंग क्या हो जाएगा आपका? फैन बॉयज हो जाएगा। वो शब्द जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। और इसको याद करने के लिए आपको फैन बॉयज का फॉर्मूला याद रखना है कि एफ से क्या होता है? फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नॉर होता है, बी से बट होता है, ऐसा। नेक्स्ट है इज लैंग्वेज इन इंस्टिंक्ट? लैंग्वेज क्या इंस्टिंक्ट है? यस, नो, ओनली मदर टंग इज एन इंस्टिंक्ट, ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो लैंग्वेज जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। यस, ये पर्यावरण से अर्जित किया जाता है, ये इंस्टिंक्ट नहीं है, आपके अंदर से नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नो, ये कोई जैविक वृत्ति नहीं है बल्कि जन्मजात क्षमता होती है। अगला सवाल है हाउ इज ग्रामर टॉट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? ग्रामर ट्रांसलेशन का जो मेथड है इसमें ग्रामर कौन से मेथड से, टीचिंग मेथड से सिखाया जाता है? ऑप्शंस में इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, थ्रू गेम्स या विदाउट एनी रूल्स। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो ग्रामर सिखाया जाता है वो होता है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में आप क्या करते हो, पहले उनको रूल्स पढ़ा देते हो, फिर रूल्स पढ़ाने के बाद आप उनको फिर एग्जाम्पल देते हो। तो पहले छात्र को व्याकरण के नियम रटाते हैं और फिर उसके बाद अनुवाद सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग कॉर्नर इन अ क्लासरूम? रीडिंग कॉर्नर का पर्पस, उद्देश्य क्या है क्लासरूम में? तो कीप चिल्ड्रन क्वाइट, बच्चों को शांत रखने के लिए, टू प्रमोट सेल्फ स्टडी एंड रीडिंग हैबिट्स, आपको सेल्फ स्टडी और रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना है, टू स्टोर ओनली स्टोरी बुक्स या प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो यहाँ तो हम देख के ही बता सकते हैं कि रीडिंग कॉर्नर का क्या उद्देश्य हो जाएगा कि बच्चों में सेल्फ स्टडी और रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग? तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मचान होता है,
तो बच्चे को आप मचान कब देते हैं, जब हम लोग आप नॉर्मल देखिए तो हम मचान लगाते हैं ना सेंटरिंग करने के पहले। तो वो क्यों लगाते हैं, ताकि हम नीचे से ऊपर से जब ढलाई करेंगे तो नीचे से हम सपोर्ट दे देते हैं, और जब वो ढलाई पक्की हो जाती है तो हम उस सपोर्ट को हटा देते हैं। तो वैसा ही बच्चे को सिखाने के लिए स्कैफोल्डिंग किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, अगर बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस वक़्त उसकी मदद करते हैं, फिर जैसे वो बच्चा सीखने लगता है तो आप धीरे से मदद हटा देते हो। जैसे साइकिल चला रहा है बच्चा, तो बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता तो कैसे करते हैं पेरेंट्स, पीछे से पकड़ते हैं, और जब बच्चा चलाना सीखने लगता है खुद में, तो आप क्या करते हो, हाँ, पीछे से छोड़ देते हो तो वो सीख जाता है। तो इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। तो टेम्परेरी सपोर्ट जब ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच लैंग्वेज स्किल इज डेवलप्ड फर्स्ट? कौन सी लैंग्वेज स्किल सबसे पहले आती है? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग? तो आप तो ये नॉर्मल सी बता सकते हो कि पहले हम सुनते हैं ना, फिर उसके बाद बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। LSRW इसका क्रम है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलोकेशन? कोलोकेशन क्या होता है? ऑप्शंस है वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स नेचुरली यूज टू टुगेदर, इनकरेक्ट सेंटेंस ऑर्डर, या अ लोकल डायलेक्टिक, लोकल क्या बोली। तो कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें वर्ड्स नेचुरली यूज किए जाते हैं साथ साथ टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलोकेशन शब्दों का ऐसा जोड़ा है जो स्वाभाविक रूप से एक साथ उपयोग किए जाते हैं। जैसे फास्ट फूड, तो फास्ट फूड, मेक अ मिस्टेक, ये हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं ना, तो इसको बोला जाता है कोलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू लर्निंग आउटकम्स मीन? लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द सिलेबस, नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना क्यों होगा? कॉम्पिटेंसी अचीव्ड बाय लर्नर्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, हाँ, ये आंसर सही दिख रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम मार्क्स, एग्जाम मार्क्स लर्निंग आउटकम नहीं है। टीचर्स एफिशिएंसी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना पेडागोजी के, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो आप उनके आंसर्स खुद से टिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे कि लर्निंग आउटकम से मतलब सीखने से क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो सिलेबस कंप्लीट करना नहीं निकलेगा। एग्जाम मार्क्स हमको, क्योंकि बच्चे को देखना ही नहीं है, मार्क्स के थ्रू जज करना ही नहीं है, आपको स्कॉलिस्टिक पोस्ट स्कॉलिस्टिक सब लेना है, ठीक है। और टीचर्स एफिशिएंसी का यहाँ पर मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लर्निंग आउटकम्स ये बताते हैं कि कोर्स के पूरा होने पर छात्र को क्या ज्ञान या योग्यता प्राप्त हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड अ टीचर डू इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम? मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर क्या करता है? फॉरबिड चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेज, बच्चों को मना करते हैं उनके नेटिव लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा जो है, उनकी जो घरेलू भाषा है उसको यूज करने से। रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड यूज देम एज अ रिसोर्स, सारे लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करेंगे और उनको एज अ रिसोर्स यूज करेंगे। यूज ओनली इंग्लिश या ओनली मदर टंग। तो मल्टीलिंगुअल जब बोला जा रहा है, मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारी लैंग्वेज है, तो ओनली ओनली वाले कट कर दो। चिल्ड्रन को आप कुछ चीज के लिए मना नहीं करोगे, आप उनको समझाओगे। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो नेटिव लैंग्वेज यूज करना कोई गलती तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड यूज देम एज अ रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा, एनसीएफ और एनईपी के अनुसार बहुभाषिकता को संसाधन माना जाना चाहिए, शिक्षक को सभी बच्चों की मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, व्हाट इज द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू? अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? ग्रामेटिकल रूल से, एंजाइटी, मोटिवेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस से, क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन या वोकाबुलरी? तो जो अफेक्टिव फिल्टर है वो रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइटी, मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो क्रैशन के अनुसार चिंता, प्रेरणा और आत्मविश्वास भाषा सीखने में फिल्टर का काम करते हैं। अगर छात्र तनाव में है तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी की वीडियोस देख सकते हैं। सीडीपी की प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।